मास ब्लीचिंग ऑफ कॉरल्स, सुना है कॉरल्स के बारे में? ठीक है, तो इनकी मास ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग में क्या होता है, कोई कलरफुल चीज थी वो व्हाइट कलर की टर्न हो जाएगी, तो वो चीज देखी जा रही है इन कॉरल्स की। और किसने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, तो नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस में इसके ऑफिस है, NOAA। तो 2003 और 2024 ये जो 2 ईयर्स हैं, इसमें बोला गया है कि ग्लोबल मास ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, ग्लोबल मास ब्लीचिंग का मतलब है कॉरल्स की ये जो मास ब्लीचिंग हो रही है, कि आप देखोगे थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको यहाँ पे ब्लीचिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देखो कहाँ कहाँ पे आपको ये मिलेगी, तो आपको एक स्पेसिफिक सी जोन दिखाई देगी जिसमें ये कॉरल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर के डॉट डॉट लगे हैं ना, यहाँ पे सारे में आपको क्या दिखेगा, कॉरल्स दिख जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपकी 0 डिग्री पे इक्वेटर आ जाएगी, ऊपर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो इसके बीच का जो हिस्सा है ये वाला सारा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल आप बोलते हो, तो इस लेयर में आपको क्या मिल जाते हैं, कॉरल्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ क्यों नहीं मिलते, इसके और नीचे जाओगे तो उधर क्यों नहीं मिलते, वो रीजंस देखेंगे। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही सब्जेक्ट से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास ब्लीचिंग ऑफ कॉरल्स, कलरफुल देखे ना भी आपने फर्स्ट इमेज पे, काफी कलरफुल थे, पर अब जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वो ऐसे व्हाइट कलर की देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली जो इंडस्ट्री हिट करेगी, स्पीशीज तो जा रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, पर टूरिज्म भी हिट करने वाला है। शेचिल्स हो गया, मॉलदीव्स हो गया, उनकी तो डिपेंडेंसी इन कॉरल्स के ऊपर है, और ऊपर से ऐसी ब्लीचिंग देखने को मिल जाए तो कौन टूरिस्ट जाएगा व्हाइट कलर का सब्सटेंस देखने समंदर के बीच। ठीक है, तो आपके जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया, ग्लोबल मास ब्लीचिंग ऑफ कॉरल्स। तो ईयर कौन सा है, NOAA के द्वारा डिक्लेयर किया गया 2023 टू 24, कि इंडिया के ही कॉरल्स नहीं पूरे वर्ल्ड के कॉरल्स में ब्लीचिंग देखने को मिली। इससे पहले भी 4 बार ये ईयर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, ये चौथी टाइम है। इससे पहले फर्स्ट टाइम देखा गया था आपके 1998 के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट ब्लीचिंग हुई थी जो पूरे ग्लोबल लेवल पे आपको देखने को मिली थी, और जो चौथी वाली है वो 2023 टू 24 हुई थी। बाकी के क्या क्या है ईयर्स, वन बाय वन देखते हैं। 11% टाइम ज्यादा है इस पर, जो 4 टाइम की ब्लीचिंग देखने को मिल रही है 11% ज्यादा देखने को मिली है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो कोरल्स हैं उनको अगर बचाया नहीं गया इस टाइम पे, तो बाय द एंड ऑफ 2030 जहां पे हमने कुछ गोल सेट करे थे, ये कोरल्स आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे मास ब्लीचिंग की वजह से। और अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर देखोगे आप, तो आपने ये सारी जोन्स देखी, मतलब आपका अटलांटिक से लेके पैसिफिक वाला रीजन, पैसिफिक से लेके आपका इंडियन ओशन वाला रीजन, इन 3 ओशंस के अंदर आपको ये कॉरल्स मिल जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। पर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज यहाँ पे स्ट्रेस पड़ रहा है, जो कंडीशंस कॉरल्स को ग्रो करने के लिए चाहिए वो उनके लिए अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, इनका कॉन्टिन्यूअस लॉस देख रहे हैं। अब कॉरल्स अगर लॉस कर रही है तो इसके साथ साथ देखो आपको कुछ मछलियां भी दिखी होंगी जो रहती इन कॉरल्स के आसपास है। तो ये मछलियां भी जा रही हैं यहाँ से, कि वो तो बचा ही नहीं जो कलरफुल एनवायरमेंट यहाँ पे हुआ करता था। इन कॉरल्स के अंदर जो छोटी छोटी एल्गीज प्रेजेंट हुआ करती थी जिनको मछलियां खा लेती थी जब जब रिक्वायरमेंट होती थी, तो यहाँ से ये जो मछलियां डिपेंड थी इन कॉरल्स के ऊपर, ये भी खत्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली आपका एक सेक्टर जिसको आप क्या बोलते हो, फिशरीज, ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। जो डिपेंड ही कौन सी मछलियों पे थे, जो इन कॉरल्स के आसपास होती है। ठीक है, तो ये लोकेशंस याद रखनी है। नाउ कॉरल्स होते क्या हैं, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, और लगभग 80 मीटर अगर आप पानी की डेप्थ में जाओगे वहां पे ये देखने को आपको मिल जाते हैं कॉरल्स। अब जब कॉरल्स की बात आती है ना, तो इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक को बोलते हैं पॉलिप्स, ये जो लंबे लंबे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे क्या हैं, पॉलिप्स हैं। और इनके अंदर एक छोटी सी एल्गी होती है, जैसे आपने बड़ी वाली एल्गी देखी होगी ग्रीन कलर की, शैवाल नहीं होता जो, वो वाली, पर इसके अंदर छोटी छोटी होती हैं, उनको बोलते हैं जूजेंथिली। जूजेंथिली। अब ये जो कॉरल्स हैं, जब भी बात आएगी कॉरल्स की, इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो पॉलिप्स आएंगे और दूसरी एल्गी आएगी। एल्गी भी कौन सी है, जूजेंथिली आएगी। अब हुआ क्या, ये जो पॉलिप्स है ना, ये क्या करते हैं, इन एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, घर प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जूजेंथिली को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो एल्गी है।
तो क्यों शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो लेन देन होगा। यहाँ पे तो शेल्टर दे रही है, ये जो पॉलिप्स है, ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। पर जो जूजेंथली है ये दो काम करेगी। क्या क्या काम करेगी, किसी को पता हो तो? यस, फोटोसिंथेसिस करेगी और यहाँ पे खाना बनाएगी। ठीक है, तो फोटो वर्ड आ चुका है, मतलब सनलाइट भी रिक्वायरमेंट है आपके कॉरल्स की। तो जो वाटर की आप जोन्स पढ़ते हो, फोटिक जोन, ए फोटिक जोन, फोटिक का मतलब है जहां तक सनलाइट ट्रैप करेगी, ए फोटिक का मतलब है जहां पे सनलाइट डिग्रेड करने लग जाएगी, फिर एबाइसल जोन आ जाती है, वो तो फिर बहुत डार्क वाली एरिया आ जाती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस करनी है, तो यहाँ पे सनलाइट की एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा, कलर्स प्रोवाइड करती है। ये इतने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, किसकी वजह से हैं? बिकॉज ऑफ जूजेंथली। तो दो मेन फंक्शन आपने देखे, क्या प्रोवाइड कर रही है जूजेंथली, एक तो खाना प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो ब्यूटीफुल कलर्स प्रोवाइड करते हैं टू दिस कॉरल्स। कॉरल्स में भी क्या है, ये पॉलिप्स हैं। तो अब समझ लेना, जब भी इन कलरफुल की बात करेंगे तो वो पॉलिप्स रहेंगे, और जब कोई ऐसी फोटोसिंथेसिस होगी तो वो किसकी बात हो रही होगी, आपके जूजेंथली की। ठीक है, तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पर अभी हमने बोला कि क्लाइमेट चेंज कर रहा है, तो जब क्लाइमेट चेंज कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, ये जूजेंथली पॉलिप से नाराज हो रही है और चली जा रही है उसको छोड़ के। ये बोल रही है तूने करना है बाहर ठीक कि नहीं करना है, ये बोलता है मैं बस ट्राई कर रहा हूं, पर इसके ट्राई करने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर तो ह्यूमन बींग्स खराब कर रहे हैं चीजों को। और ये जूजेंथली बाहर निकल रही है और चली जा रही है, और जब जा रही है तो ये बेरंग हो जा रहा है जो आपका पॉलिप है, और व्हाइट कलर का टर्न आउट हो जा रहा है। तो जो कॉरल्स हैं एसेंशियल एनिमल हैं, अगर आप अपने ओशंस के अंदर देखोगे, वाटर बॉडीज के अंदर देखोगे ना, वो वाटर की जोन्स पूछ ली जाती हैं आपसे। तो तीन तरह की मेन जोन्स होती हैं, कौन कौन सी है, फोटिक है, ए फोटिक है, और आपकी एबाइसल है। हमें दो पे ही फोकस रखना है। एक है आपकी फोटिक जोन। फोटिक नाम से पता लग रहा है यहाँ पे क्या आएगी, लाइट आएगी, फोटो मतलब लाइट। तो यहां से जब सनलाइट आएगी तो यहां तक, इस लेवल तक आप देखोगे सनलाइट जाती है अंदर। जैसे देखो यहाँ पे सनलाइट दिख रही है, जब भी वो डाइवर्स गए होते हैं तो ऐसे सनलाइट दिखती है प्रॉपर, तो मतलब वो फोटिक जोन की बात हो रही होती है। अब ये जो फोटिक जोन है, इसका आप ऊपर का लेवल देखोगे, जो कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप वाले जोन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं इंटरटाइडल जोन। जो टाइड जाती है ना, जाती हैं और वापस अपने साथ कुछ चीजें भी ले जाती हैं, कहीं भाई ह्यूमन बींग्स को भी ले जाती हैं, तो दैट जोन इज इंटरटाइडल जोन। इंटरटाइडल जोन से लेके ये जो फोटिक जोन का बेस है, यहाँ पे एक और छोटी सी लेन लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं नेरिटिक जोन। क्या बोलते हैं उसको, नेरिटिक जोन। तो पूछ लिया जाता है ये जो आपके कॉरल्स हैं वो एक्चुअल में मिलेंगे कहाँ पे, तो वो मिलते हैं आपको नेरिटिक जोन में। और नेरिटिक जोन किसका पार्ट है, फोटिक जोन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। लगभग 80 मीटर की डेप्थ पे आपको ये कॉरल्स मिलने लग जाते हैं। ठीक है, 80 मीटर्स। और फोटिक जोन कहां तक एक्सटेंड करती है, तो 200 मीटर तक एक्सटेंड करती है। पर आपके जो कॉरल्स होते हैं वो आपको 80 मीटर की डेप्थ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। कई बार ये भी अब टर्म्स पूछी जा रही हैं, जैसे आपने फाइलम सुने होंगे, फाइलम पॉरीफेरा सुना होगा, निडेरिया सुना होगा। तो इनके पास ना नीडोब्लास्ट होते हैं, छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं इनके ऊपर, स्टिंग्स भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से किसके अंडर आते हैं, फाइलम निडेरिया। नेटल एनिमल्स मतलब कांटेदार होंगे। ठीक है, और इसमें भी एक सब फाइलम आता है, दैट इज एंथोजोआ। एंथोजोआ में आपको क्या मिलती है, कॉरल्स मिलती हैं। बाकी आपने जेलीफिश के बारे में सुना होगा, लंबे लंबे टेंटेकल्स होते हैं, सुना होगा कि अगर टच कर जाए तो ह्यूमन बीइंग को काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है उस केस में। पर आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, कि निडेरिया तो फाइलम ठीक है, पर सब फाइलम कौन सा है, एंथोजोआ है। आते हैं क्वेश्चन, फैमिली तक पूछ लिए जाते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में, अगर देखा जाए तो इसका भी आप ध्यान में रखोगे, दैट इज एंथोजोआ। फाइलम याद कर लो, निडेरिया है, और दूसरा इसका जो सब फाइलम है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, वो रहेगा आपका एंथोजोआ। बाकी नहीं अभी याद करोगे आप, ये किसी को इंटरेस्ट हो तो आप कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, पर आपके जो काम का है अभी वो एंथोजोआ रहेगा। हाँ, निडेरिया को ही सिलेंट्रेटा बोलते हैं। एक और कैटेगरी सुनी होगी आपने, टीनोफोरा करके एक फाइलम आता है, उसमें कॉम्ब जेलीज आ जाती हैं, जिनका मतलब सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है और डिजाइनिंग होती है बॉडी की, जैसे कंघी की तरह दिखती है वो। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा जो होता है वही निडेरिया है आपका।
चलो, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ जी फोटिक जोन में आ रही है, और फोटिक जोन की भी कौन सी जोन, ले नेरिटिक जोन, ठीक है, याद रखो इसको, नेरिटिक जोन, ठीक है। कॉन्टिनेंट की जो शेल्फ वाला एरिया है, मतलब लैंड मास हो गया ना यहाँ पे शुरू, कुछ ऐसे होता है जब आप अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो बोलते हो ना एक कॉन्टिनेंट है, एक ओशनिक क्रस्ट है, तो कॉन्टिनेंट वाला मतलब लैंड की बात हो रही है। अब ऐसे थोड़ी है समंदर के नीचे कोई लैंड सरफेस नहीं है, ये तो यहाँ से कंटिन्यू होता है, आगे 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 ऐसे चला जाता है, फिर नीचे जाके आप बेस में पहुंच जाते हो, बाइसल जोन जहां पे शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे टच करने के लिए भी तो चाहिए ना कॉरल्स को, हवा में थोड़ी उड़ेंगे, कहीं पे उसको चिपकना भी तो है। सिडेंट्री बोलते हैं इसी वजह से इनको, या सिसाइल बोलते हैं। सिडेंट्री मतलब स्थिर रहे एक जगह पे, सिसाइल मतलब प्रॉपर तरीके से चिपका हुआ है उस रीजन पे। कैसे चिपकेगा वो अभी देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलो। अब देखो ये जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे पॉलिप्स हैं, और इन पॉलिप्स के अंदर वो छोटी छोटी एल्गीज बैठी हैं, और जब दोनों पॉलिप्स प्लस आपकी एल्गी आ जाएगी, जूजेंथली आ जाएगी, तो उससे क्या बनेगा, कॉरल्स। तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है टू मेक द कॉरल्स। अब देख लो ये दोबारा से, ये एक कॉरल दिख रहा है आपको, पर इसके ऊपर मल्टीपल छोटे छोटे पॉलिप्स लगे हुए हैं, ये ऐसे दिख रहा होगा आपको, इस तरह से दिख रहा है ना। अब इसके अंदर वो बैठी हैं जूजेंथलीज, तो तब जाके इसको हम बोलते हैं कॉरल्स। दूसरी चीज जो नोटिस करने की है कि जब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये कहाँ पे चिपका हुआ है, बेस पे चिपका है, मतलब कॉन्टिनेंट की जो शेल्फ है उसके ऊपर चिपका हुआ है। तो इस वजह से इनको क्या बोल देते हैं कि एक तो सिसाइल है और साथ में कैसा है, सिडेंट्री है नेचर में। अब यहाँ पे हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मतलब लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये गर्थ में भी इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे पॉलिप्स मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो चौड़ाई में भी फैलेंगे, और ज्यादा कहाँ को जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, धूप को फॉलो करते करते जाएंगे, ठीक है। फोटोसेंट्रिक होते हैं नेचर में। ये देखो, अगर इसको आप बहुत नजदीक से देखोगे तो दिस इज योर पॉलिप, और ये जो अंदर वाला सब्सटेंस दिख रहा है आपको, दैट इज योर जूसेंथिली एल्गी। आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या चाहिए आपके कॉरल्स के लिए, तो सबसे पहले टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजोरिटी में इनको चाहिए होता है, पर कुछ एक स्पीशीज, एक दो स्पीशीज ऐसी मिल जाएंगी आपको जो थोड़ा सा एक्सट्रीम टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। पर वहीं पे जब लक्षद्वीप जाओगे, वहां पे जो टॉलरेंट स्पीशीज थी उनकी भी ब्लीचिंग हो गई है, तो इससे पता चल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल तरीके से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जो जनरली आपको प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट मिलेगी वो यहीं पे मिलेगी कि कितनी ऑन एन एवरेज आपको ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए कॉरल्स को ग्रो करवाने के लिए, तो वो चाहिए होता है 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस। और उसके अलावा सेलिनिटी कितनी चाहिए, मतलब नमक कितना प्रेजेंट होना चाहिए, तो अराउंड 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000, पीपीएम पीपीटी सुना होगा आपने केमिस्ट्री के अंदर, तो 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000। अब देखो टेम्परेचर की एक रेंज बता दी, 23 डिग्री टू 29 डिग्री, ठीक है, जब सेल्सियस की बात कर रहे हैं। इसी वजह से इनको बोला जाता है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल का मतलब है कि बहुत कम ऐसा होगा कि ये एबनॉर्मल टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे। 23 से 20 चला गया, खत्म। 29 से 32 चला जाएगा, खत्म। तो बहुत कम वेरिएशन ये टॉलरेट कर पाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टेनोथर्मल। और स्टेनोथर्मल की तरह इनको स्टेनो हेलाइन भी बोला जाता है। हेलाइन वर्ड आ जाता है तो मतलब सॉल्ट की बात हो रही होती है। तो जो इनको सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो भी कितनी चाहिए, 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर से ये टॉलरेट नहीं कर पाते। तो यहां से पता लग रही है इनकी सेंसिटिविटी, ठीक है। और एक एक इंडिविजुअल को अगर देखोगे आप कॉरल के, तो उसको हम पॉलिप बोलते हैं। और जो पॉलिप होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि ये डिवाइड करते हैं। जैसे एक पॉलिप था इस तरह से, यही अपने बॉडी पे एक छोटा सा पॉलिप बनवाएगा, जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर यहाँ से डिटैच कर जाएगा, ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते ये बहुत सारे बन जाते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं। और जो कॉलोनी होती है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, कॉरल्स बोल देते हैं। तो दैट्स हाउ दे अपीयर। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रोल आता है आपका जो वाटर है। वाटर, एक तो सनलाइट आ रही है ऊपर से, ठीक है, ये तो सन से इसका सोर्स रहेगा। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके पानी में, एक तो H2O है ना, खुद ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी, हाइड्रोजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब करता है आपका ओशन, बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होती है, ये क्या करते हैं, आपके ये जो कोरल्स बने हैं यहाँ पे, बेसिकली पॉलिप्स की बात कर रही हूँ, ये इसको ले लेते हैं और आपके वाटर के अंदर कैल्शियम भी मिल जाएगा,
कहाँ से आएगा कैल्शियम? एंथ्रोपोजेनिक कोई भी वेस्ट होगी उन्होंने वाटर की साइड कर दी और वो कहाँ चला जाएगा? डेप्थ में चला जाएगा। तो एक कैल्शियम वगैरह, कार्बोनेट वगैरह, आपके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जुड़ते रहते हैं और दे मेक कैल्शियम कार्बोनेट। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं पॉलिप्स ने खाया कुछ इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर ले गए, और जब ले गए तो नीचे नीचे डिपॉजिट करते चलेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे डिपॉजिट? ताकि एक हार्ड सरफेस इनको मिल जाए फॉर द सिडेंट्री लाइफ स्ट्रक्चर, ताकि इसके ऊपर एक सॉलिड स्ट्रक्चर के ऊपर ये कॉन्टिन्यूसली चिपके रहे, सिसाइल रहे नेचर में। ठीक है, तो ये क्या रहता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। तो ये भी इसका यूनिक फीचर है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। नाउ क्या क्या कंडीशन है वाटर की? तो शैलो वाटर चाहिए होता है। शैलो वाटर कैसा होता है? हाँ, ज्यादा डेप्थ पे नहीं होता और थोड़ी सी उसमें सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है, विस्कोसिटी ज्यादा रहती है, तो दैट इज योर शैलो वाटर। तो ये जोन्स आपने देख ली, कौन से वाली थी? नेरिटिक जोन थी, अगेन वही चीजें लिखी हैं। और 80 मीटर्स की डेप्थ तक ये मिलेंगे आपको, काफी ऊपर मिल जाते हैं और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। और जो जूजेंथली होती है उसको सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट आपकी फोटिक जोन में अच्छी आ रही है। ठीक है, सनलाइट चाहिए, क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी से तो ये अपना फूड वगैरह बनाएंगे। एंड सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस। अब ये जो ये वाली जोन है ना, यहाँ पे ये लैंड दिखाई हुई है इस तरफ को, और इस तरफ को देखोगे तो ये वाटर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे कई जगह पे सॉफ्ट आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कई जगह पे हार्ड मिलेंगे। जो सॉफ्ट वाले होंगे इजीली रिमूव भी कर जाते हैं, हार्ड वाले मिलेंगे वो ऊपर तक आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप एटॉल सुनते हो, सुने? फ्रिंजिंग सुनते हो, बैरियर सुनते हो, तो वो इसी की वजह से बनते हैं ये जो हार्ड और सेमी हार्ड स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉरल काफी कंपैक्ट हो जाती हैं और लगून्स भी बना लेती हैं। लगून्स जब बड़ी वाटर बॉडी से छोटी सी वाटर बॉडी सेपरेट कर जाती है, लगून्स। रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। अब देखो ऊपर की सतह है तो न्यूट्रिएंट भी काफी मिलेंगे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स यहाँ पे मिलते हैं। इंडिया के अंदर अगर देखोगे कॉरल रीफ्स कहाँ पे मिलते हैं, तो ऑलमोस्ट कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। तो लगभग आप सुनते हो कि 7517 किलोमीटर हमारी क्या है? कोस्ट लाइन है। और जिसमें भी मेन वाली अगर देखेंगे तो 6100 किलोमीटर मिल जाती है। 3 मेजर टाइप के कोरल रीफ्स आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर। नंबर 1 इज योर फ्रिंजिंग, बैरियर, एटॉल्स, पैच भी होते हैं। फ्रिंजिंग और पैच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो 3 मेन टाइप्स के रहते हैं, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल्स। उसके अलावा लोकेशंस कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो गल्फ ऑफ कच्छ, ये गुजरात वाले रीजन में। ठीक है, दैट इज योर गल्फ ऑफ कच्छ। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे मालवन वाला एरिया, साउथ बॉम्बे या महाराष्ट्र बोल लो, इसकी साइड में मिलेगा। फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स गोवा की साइड में भी आपको मिलते हैं। थोड़ा और नीचे जाओगे पाकवे, पाकवे के भी थोड़ा सा साउथ में देखोगे गल्फ ऑफ मन्नार इस है। हाँ जी, यहाँ पे बताओ सुंदरबंस में मिलेंगे? नहीं मिलते, तो उसके रीजंस भी देख लेते हैं क्यों नहीं मिलते। और बाकी लक्षद्वीप बोल दिया, एक और पार्ट रह गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बाकी सारी वाटर बॉडीज के आसपास आपको मिले, यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते उसके रीजंस देखो। पहले तो ये रत्नागिरी, मालवन और रेडी, ये आपके जो महाराष्ट्र वाले एरियाज हैं वहां पे हैं। और गवेशनी बैंक ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो मैंगलोर कर्नाटका में। तो यहाँ पे भी आपको काफी कोरल्स मिल जाएंगे, टूरिज्म पर्पज से भी यूज किया जाता है उनको। ना सुंदरबंस वाले एरिया में क्यों नहीं मिलते यहाँ पे? तो सबसे पहले तो देखो, ये आपकी रिवर्स आती हैं कुछ, एक तरफ से गंगा आती होती है, दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र आती है, फुल स्पीड पे आती हैं और अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ सॉल्ट वाटर मिलेगा और दूसरी तरफ से कैसा आएगा? फ्रेश वाटर, दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे ना एक नई डाइवर्सिटी आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो? मैंग्रोव्स। देखा होगा उनकी रूट्स उल्टी तरफ होती हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या बोलते थे इनको? न्यूमेटोफोर्स। यहाँ पे कंपटीशन हो जाता है कि कॉरल्स ग्रो करेंगे कि मैंग्रोव्स ग्रो करेंगे। तो जो मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलेंगे वो मैंग्रोव्स मिलते हैं। मैंग्रोव्स के अगर आप नीचे की तरफ आओगे, इस तरफ को आओगे, तो फिर आपको थोड़े बहुत यहाँ पे कोरल्स मिल जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत, बहुत कम, माइन्यूट। तो इस वाली लोकेशन में हमने देखा कॉरल्स काफी ज्यादा प्रेजेंट थे, पर सुंदरबंस में कॉम्पिटिशन ज्यादा हो गया, जिस वजह से इनकी लोकेशन डिसलोकेट कर जाती है। ठीक है, तो सुंदरबंस में ये वाला रीजन रहता है। बाकी सेडिमेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा, जैसे ही पानी आता है स्पीड में, और सेडिमेंट की डिपोजिशन से क्या होता है, यहाँ पे मैंग्रोव ज्यादा ग्रो करते हैं रादर देन योर कोरल्स। और ऊपर से फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर आपस में मिल रहे हैं, तो दैट इज नॉट द वैलिड कंडीशन फॉर कोरल्स। तो वहां पे आपको मैंग्रोव ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ऊपर से कोरल रीफ को क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की अवेलेबिलिटी चाहिए। ऊपर से सेडिमेंट आ रहे हैं, तो पानी तो सेडिमेंट से ज्यादा कवर्ड रहेगा, तो ऊपर तो सेडिमेंट की लेयर आ जाएगी, और अगर सेडिमेंट की लेयर आएगी तो पानी
के नीचे तक आपकी सनलाइट पहुंचेगी नहीं, जिस वजह से कोरल रीफ्स का वैसे ही सर्वाइवल नहीं मिलता। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके यूपीएससी एग्जाम में, सीधा पूछा था कि इंडिया में सब जगह पे आपको कोरल रीफ मिलेंगे एक्सेप्ट करके आया हुआ था, तो सुंदरबंस उसका आंसर था। ठीक है, बाकी जगहों पे आपको खुल के मिलेंगे, ये सारी जो एरियाज है यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलते हैं जो कोरल रीफ्स रहेंगे। तो ये लोकेशन, ये देखो गंगा आती है जब आपके बांग्लादेश वाले एरिया में, पद्मा बन जाती है, ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाती है, और फिर यहाँ से आपका सुरमा रिवर करके चलती है एक मणिपुर वाले एरिया से, मेघना बनती है, और यहाँ पे जब इसके साथ मिलती है तो मेघना की फॉर्म में आपके बे ऑफ बंगाल में जाके ये ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो सेडिमेंट्स लेके आए जिस वजह से यहाँ पे कोरल्स ग्रो नहीं कर पाए। नाउ टाइप्स इसके इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ्स अगर पीवाईक्यूज उठाओगे ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछ ही लिया जाता है, इस बार नहीं पूछा था तो देयर इज पॉसिबिलिटी अगले साल पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी अनाउंस हुआ कि ये जो 2023 से लेके 24 है ये क्या है, ग्लोबल मास ब्लीचिंग हो रही है इसमें कोरल्स की। अभी हुआ है, कल की बात है ये, कल 21 ही थी ना, हाँ तो कल की बात है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए। नाउ टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है फ्रिंजिंग रीफ्स। अब रीफ की बात हो रही है तो समझ रहे हो ना, कोरल थे जो ऑब्जेक्ट ग्रो कर रहे थे एक स्ट्रक्चर के ऊपर, और जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये कोरल्स ग्रो कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रीफ बोलेंगे। तो इसको क्या बोल दिया ओवरऑल, कोरल रीफ। अब फ्रिंजिंग रीफ कैसे होते हैं आपके, देखो हमने कुछ ऐसा देखा स्ट्रक्चर कि ये लैंड मास था, ठीक है, यहाँ पे ग्रो कर रहे थे आपके कोरल्स, तो ये कोस्ट लाइन के बिल्कुल साथ साथ में बनेंगे। जो फ्रिंजिंग वाले रीफ्स होते हैं, जैसे जैसे आपकी कोस्ट लाइन है उसी के साथ साथ आपको ये रीफ्स देखने को मिलते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए, मतलब ऑन शोर आपको मिल जाएंगे। पर वहीं पे आपको एक और कैटेगरी दिखेगी, दैट इज ऑफ बैरियर रीफ। ये बैरियर रीफ क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपको फ्रिंजिंग रीफ मिलेंगे जो बिल्कुल कोस्ट लाइन के साथ साथ मिलेंगे, थोड़ी सी दूरी पे आपको ऐसे लगेगा जैसे रेलिंग बन रखी है एक बैरियर की तरह आपको दिखेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, बैरियर रीफ। ठीक है, इससे भी दूर जाओगे तो आपने मिड ओशनिक रिजिस के बारे में सुना होगा, सुना है, मोर जिसको बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। कुछ नहीं होता, आपकी प्लेट्स होती हैं डाइवर्जेंट प्लेट्स, याद है, डाइवर्जेंट मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और जब दूर जा रही हैं तो नीचे क्या हो रहा था, रॉक मेल्ट कर रहा था, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्मा। इरप्ट जब वो करते हैं तब उसको लावा बोलते हैं, वेरी साइंटिफिक, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो मैग्मा यहाँ पे जैसे ही इरप्ट करता है तो ऐसी ही स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम मोर बोलते हैं, मिड ओशनिक रिज। अब यहाँ पे मिड ओशनिक रिज के ऊपर कॉरल्स बनते गए बनते गए बनते गए, और ऊपर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो पूरा का पूरा हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा और उसको वाटर ने सराउंड करा होगा, दूसरी जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि साइड में बन गया ऐसे रीफ जिसको बोल दिया हमने एटॉल्स, और बीच में क्या बन जाएगा, पानी आ जाएगा, तो एक सेपरेट लगून भी बन सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज रहती हैं एटॉल्स के केस में। वन बाय वन कर लेते हैं एक बार। फ्रिंजिंग रीफ क्या हुआ, कोस्ट लाइन के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको मिलेंगे जो फ्रिंजिंग वाले रूट्स हैं और रीफ्स हैं, और छोटे छोटे लगून्स भी बनाएंगे, लगून्स यहाँ पे भी बनेंगे। लगून होता क्या है, एक बड़ी वाटर बॉडी थी उससे छोटे छोटे वाटर बॉडीज निकल के आगे, तो दीज आर द लगून्स, ठीक है, इसको बोलेंगे लगून्स। तो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं आपके लगून्स भी। उसके बाद सेकंड हमने देखा बैरियर रीफ। बैरियर रीफ कहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे आपका क्या था, किनारा था, किनारे से थोड़ी सी दूरी पे आपको क्या मिलते हैं, बैरियर रीफ। बाउंड्री की तरह अपीयरेंस आती है उसकी, ऐसे लगता है जैसे रेलिंग बनी हो प्रॉपर तरीके से, तो वो होते हैं आपके बैरियर रीफ। यहाँ पे भी आपको लगून्स मिलेंगी। अब पानी तो सेपरेट कर ही गया ना, तो ये वाला एरिया आपको कैसा मिल जाएगा, लगून लेडन, ये वाला सारा कैसा मिल जाएगा, जहां पे आपको लगून्स मिल जाएंगे। एटोल्स हमने देखा, तो ये तो खैर यहाँ पे आपके मैग्मा वगैरह का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वॉल्केनो आप सुनते रहते हो कि हाँ जी मैग्मा इरप्ट हुआ, लावा बन गया, बाद में उसकी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक सुनते हो ज्योग्राफी के अंदर, पर समंदर के अंदर भी ऐसे ही मैग्मा इरप्ट कर रहा होता है। बाय द टाइम इसकी हाइट ऊपर तक आ जाती है, और जब हाइट ऊपर तक आती है तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो एक हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा कोरल्स का जो रीफ बनेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटॉल्स, और दूसरे एटॉल में क्या रहती है पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर पानी फील्ड होता है, मतलब लगून बन जाता है एक तरह से, और बीच में ये बैरियर की तरह एक्ट करता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, एटॉल, जो किसके ऊपर बना, मिड ओशनिक रीज के ऊपर। तो ये इसका एक की पॉइंट है। अब मिड ओशनिक रीज ये देख लो, यहाँ पे लगून बनी है, ठीक है, तो हार्ड भी बन सकता है या फिर लगून भी बन सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज रहेंगी। मिड ओशनिक रिज आपने सुनी होगी, यहाँ पे साउथ वेस्टर्न इंडियन रिज मिल जाती है आपको। एटलांटिक की आपने सुनी होगी कि वो सेपरेट कर रहे हैं, अभी तक पैसिफिक ओशन पढ़ते हैं ना हम नंबर 1 पे, अगर उसकी गर्थ वगैरह देखें, पर अब बोल रहे हैं कि अटलांटिक की जो मिड ओशनिक रिज है, यहाँ से प्लेट्स दूर दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से अटलांटिक ओशन का जो गर्थ है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलती है इन जोन्स के ऊपर,
यहाँ पे जाके मिलेंगे आपको एटॉल्स। तो मतलब आप अगर किनारे पे खड़े हो तो आप सिर्फ दो तरह की जो रीफ्स हैं उनको देख सकते हो, फ्रिंजिंग वाले और बैरियर वाले। और जो थर्ड वन है एटॉल्स, थोड़ा सा शिप में जाना पड़ेगा आपको, दूर तक देखना पड़ेगा, तो दैट इज योर एटॉल्स। पैचेस क्या होते हैं? तो फ्रिंजिंग की एक फॉर्म होती है जिसको हम पैच रीफ बोल देते हैं। ऐसे छोटे छोटे पैचेस बन जाएंगे थ्रू आउट द, थोड़े से आगे अगर आप चलोगे तो ऐसे पैचेस आपको दिखाई देंगे। तो पैच जो होता है दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर फ्रिंजिंग रीफ। टाइप्स पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। ओके, नाउ क्यों कोरल्स इंपॉर्टेंट है मरीन लाइफ के लिए? तो आपने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पढ़ा है, यहाँ पे बात करी है कि 2030 तक खत्म होने को है, और वहां पे बात करी है एसडीजी नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। वहां पे बात कर रहे हैं कि बचाने हैं, ठीक है, वहां पे ये गोल रखा है। और यहाँ पे NOAA, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बोला है कि खत्म हो रहे हैं भैया, बचाओ इनको। अभी डाटा देखना है आपने, उस डाटा को खूब जहां जहां पे पॉसिबल होगा जरूर से यूज करना। तो सबसे पहले तो ये मरीन इकोसिस्टम के इंडिकेटर होते हैं। किस चीज को इंडिकेट करेंगे? अगर पॉल्यूशन पानी के अंदर इंक्रीज कर रहा है, कॉरल्स वहां से चले जाते हैं। इन शॉर्ट होता क्या है, वो जो पॉलिप थी ना, पॉलिप के अंदर जूज एंथली थी। अब जूज एंथली बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, उसको टेम्परेचर कंडीशन 23 से 29 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। सॉल्ट की कंडीशन देखोगे 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000 ही चाहिए। सनलाइट की अवेलेबिलिटी चाहिए, पर हम कर रहे हैं पॉल्यूशन कॉज, गरम गरम जो इंडस्ट्रीज के वेस्ट आते हैं उसको पानी में डिस्चार्ज कर रहे हैं, जिस वजह से जो वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। और जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जूज एंथली क्या करती है, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब भी आप कुछ गलत फलत खा लेते हो? पेट खराब हो जाता है, फोड़े निकल जाते हैं बॉडी पे ऊपर छोटे छोटे, वो क्या होता है, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जूज एंथली क्या करती है, यहाँ पे पॉइजन सिक्रीट करना शुरू कर देती है, पॉइजन बोल लो या फिर ऑक्सीजन ओरिएंटेड स्पीशीज बनाना शुरू कर देती है, जो कि आपके पॉलिप को नहीं चाहिए होती। इट्स लाइक कि जूज एंथली इरिटेट करेगी किसको, पॉलिप्स को, कि ये जो बाहर की कंडीशन है ये चेंज हो रही है, या तो इसको ठीक करो या तो फिर मैं जा रही हूँ। और फाइनली ये जूज एंथली यहाँ से निकलती है, इसकी भी डेथ हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और जो पॉलिप होता है वो पीछे रह के बेरंग हो जाता है और व्हाइट कलर का टर्न हो जाता है, क्योंकि जो पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा था वही नहीं बचा, तो यहाँ पे ब्लीचिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिकेटर की तरह एक्ट कर रहे हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां से कॉरल्स खत्म होने दिखेंगे आपको, व्हाइट कलर के होंगे, उसके बाद कुछ नहीं, जंग ही बचेगा वहां पे। एंड दे एक्ट एज अ रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। रेन फॉरेस्ट में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी, प्लांट्स एनिमल सब कुछ मिलता है। तो अब इतनी सुंदर जगह है, यहाँ पे बहुत सारी फिशेज आती हैं, ब्रीडिंग करती है, अपना नंबर इंक्रीज करती हैं, तो दे एक्ट लाइक अ रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। उसके बाद जो कोरल्स होते हैं, दे प्रोवाइड लाइफ फॉर अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फिश। तो जैसे कि मैंने बताया बहुत सारी मछलियां आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है ये, ठीक है, जो भी आपके फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, सब अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, और उनके ऊपर फीड करती हैं आपकी ये जो फिशेज होती हैं। बाकी और क्या सिग्निफिकेंस है, कोस्टल प्रोटेक्शन। अब सोचो, बहुत जोर से आपके टाइड्स आने हैं, तो टाइड्स आने हैं अगर, तो ये आपका कॉन्टिनेंट है अगेन, यहाँ से टाइड्स आएंगे लाइक दिस, लहरें आएंगी बड़ी बड़ी, तो यहाँ पे अगर बैरियर रीफ है तो पहले उनको रोक लेगा जब तक वो कोस्ट पे पहुंचेंगे। तो इन शॉर्ट आपके ये जो कोरल रीफ है ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं आपकी कोस्टल लाइंस को। अभी एक नया साइक्लोन आ रहा है जो रिसेंटली उड़ीसा वाले एरिया को हिट करने वाला है, दाना, ठीक है, तो ये साइक्लोन अभी हिट करने वाला है, सुवेयर कंडीशंस बनी है दाना। तो यहाँ पे ये साइक्लोन रिलेटेड कंडीशन जो है बहुत इंक्रीज हुई है, अगर आप पास्ट ईयर्स में देखो। क्यों इंक्रीज हुई है? अगेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, तो पानी जल्दी गर्म होता है, वही सारे लॉजिक्स लगेंगे वहां पे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आपकी रीफ्स हैं कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी फूड सोर्स की तरह एक्ट करेगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब इतनी सारी कम डेप्थ पे 80 मीटर की डेप्थ पे आपको इतनी सारी मछलियां मिल रही हैं, तो उससे जो मछुआरे हैं वो भी यहाँ पे फोकस्ड रहते हैं। तो फिशिंग का ये लिखा हुआ था कि उड़ीसा के जो फिशरमैन है उनको वार्निंग दे दी गई है कि अब उड़ीसा की कोस्ट पे ज्यादा फिशिंग ना करें, पर वो खुल के कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं जैसे जैसे पानी की ऐसे लहरें बन रही हैं वहां पे फिशेस भी ऊपर आ रही हैं, तो वो चले गए अपने ट्रॉलर्स लेके। तो ऐसे ट्रॉलर लाया जाता है और इन फिशेस को कैप्चर कर लिया जाता है नेट वगैरह डाल के। तो फूड सोर्स ना सिर्फ मरीन लाइफ के लिए पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के लिए भी, दोनों को मिलेगा। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ये तो हर जगह पे ही मिलेगी आपको, जहां पे भी फ्लोरा की बात होगी, फ्लोरा यानी कि
प्लांट्स की बात होगी वहां पे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली आ जाती हैं, तो यहाँ पे भी मिलते हैं। मेट्रोलॉजी, यहाँ पे बोला गया है इंडियन जो मानसून आते हैं, साउथ वेस्ट वगैरह आप सुनते हो, नॉर्थ वेस्टर्न सुनते हो, तो उनको भी कोई ना कहीं आपके रीफ्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा जो आपका गल्फ ऑफ मन्नार वाला एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ पे विंड जाती है, तो इसको भी कंट्रोल करता है ये जो आपका रीफ्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मानसून को भी डिसाइड कर रहे हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टूरिज्म, शेचिल्स हो गया, मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप, सारे एरियाज में क्या है, टूरिज्म प्रमोट होता है बिकॉज ऑफ दिस कॉरल्स। डाइविंग करने के लिए निकल जाते हैं सब, और इससे इकोनॉमी भी चलती है। ठीक है, तो टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अभी और क्या चीजें बोली गई हैं, तो अगर 1998 में देखा गया था फर्स्ट जो ग्लोबल मास ब्लीचिंग हुई थी कॉरल्स की, ये 1998 में देखा गया था। डाटा किसने पब्लिश किया है, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी डाटा लिखोगे इस बॉडी का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनका मेन फोकस रहता है ओशंस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। लगभग 14% जो वर्ल्ड के बचे कुचे कॉरल्स हैं, ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि वो भी क्या करेंगे, जल्दी डाई करेंगे। जैसे अगर सेकंड और जो थर्ड वाली आपकी ग्लोबल मास ब्लीचिंग हुई थी, फर्स्ट हुई 1998 में, दूसरी हुई 2010 में, तीसरी 3 साल के लिए चली थी 2014 से लेके 2017, और जो अभी की डिक्लेयर करी है वो है 2023 से लेके 24 तक। अब ये 24 वाली एक्सटेंड होगी नहीं होगी वो तो फ्यूचर में पता चलेगा, पर उसके बाद देखा गया कि लगभग 14% का लॉस देखने को मिला है, ये जो सेकंड वाली ब्लीचिंग हुई थी और थर्ड वाली ब्लीचिंग हुई थी। इंपैक्ट क्या है कोरल ब्लीचिंग का, तो एक तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, जहां पे आपको इतनी सारी मछलियां देखने को मिल रही थी, कुछ की डिपेंडेंसी कोरल्स के ऊपर थी, अल्टीमेटली वो भी एक्सटिंक्ट करेंगी और अपनी जो लोकेशन है वो भी यहां से चेंज कर लेंगी। उसके अलावा डिसरप्शन इन द फूड चेन। अब फूड चेन आपने सुना होगा कि एक छोटा सा अगर इंसेक्ट है उसको कोई बर्ड आके खा रहा है, बर्ड को बड़ा बर्ड खा रहा है, तो वो सारी चीज क्या है, आपकी फूड चेन है। और क्या एग्जाम्पल आते हैं, आपका हर्बीवोर है कोई जो सिर्फ प्लांट्स को खाता है, तो पहले पे प्लांट आगे, उनको काऊ ने खा लिया, काऊ को टाइगर ने खा लिया। ठीक है, वो सारी क्या है आपकी फूड चेन है, वो भी डिस्टर्ब होगी। बाकी सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, टूरिज्म इंपैक्ट करेगा, अगेन फिशरी सेक्टर को एक बड़ा हिट लग सकता है, सेटबैक लग सकता है। नाउ कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो हेल्दी कोरल आपको ऐसा दिखेगा, काफी कलरफुल होगा, मछलियां उसके आगे पीछे मंडराएंगी, तो दैट इज हेल्दी कोरल। स्ट्रेस्ड वाले में क्या होगा, जो देखो ये साइड में डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, ये कुछ नहीं हो रहा, टेम्परेचर बाहर चेंज कर रहा है जिसकी वजह से जूजेंथली यहाँ से जाने लगी। अब एकदम से थोड़ी जाएगी, थोड़ी थोड़ी निकलेंगी, बहुत सारी होती हैं वो, तो जूजेंथली यहाँ से निकलना शुरू कर देगी, क्योंकि बाहर कैसी कंडीशन आ चुकी है, स्ट्रेस्ड कंडीशन आ चुकी है, स्टेबल कंडीशन नहीं बची है। और थर्ड पे क्या होगा, सारी जूजेंथली चली गई और क्या बच गया, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस बच गया जो कि पॉलिप है आपका, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग होगी कॉरल्स की। कब होती है कॉरल ब्लीचिंग, तो अगेन जो टेम्परेचर सेलिन कंडीशन उसको चाहिए थी वो अब बची नहीं है, टेम्परेचर में चेंज आ चुका है, पॉल्यूशन इंक्रीज कर चुका है, और अभी हमने देखा जो आपके कॉरल्स हैं दे एक्ट लाइक अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। उसके अलावा जो ओशन में एसिडिटी है इंक्रीज कर रही है, तो वो चीज भी क्या कर रही है, आपके कॉरल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है जो जूजेंथली है वो फूड बना रही थी पॉलिप्स के लिए, तो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे थे, और जैसे ही वहां पे ये सारी वेरिएशंस देखने को मिली, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाना शुरू कर देती है आपकी जूजेंथली, और फाइनली क्या होता है, कॉरल्स के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होती और वहां से खुद एक्सपेल कर जाती है, और जो कलर दे रही थी जूजेंथली पॉलिप्स को, वो कलर भी क्या होता है, सारा व्हाइट टर्न हो जाता है, और फाइनली आपको ब्लीच्ड अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो आप इन तीनों डायग्राम्स को छोटे छोटे करके ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छे डायग्राम्स हैं, इजी हैं, लाइन ही लगाई है उसके ऊपर ऐसे सर्कल सर्कल से लगा दिए हुए हैं, तो यू कैन ड्रॉ देम। तो ये था जी आपका कि ब्लीचिंग कैसे होती है, और कुछ टॉलरेंट भी है। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा कि एक टेम्परेचर रेंज कितनी थी, 23 टू 29 डिग्री सेल्सियस, पर जो कुछ है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी टॉलरेट कर लेते हैं। अब कुछ का मतलब है बहुत ही कम है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे पॉर्टिस ल्यूटिया और पेवोना वेरिएंस। लक्षद्वीप में देखा गया कि इनकी भी ब्लीचिंग शुरू हो चुकी है, तो यहां से क्या पता लग रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज कर चुका है, एसिडिटी इंक्रीज कर चुकी है आपके सीज और ओशंस के अंदर। तो लक्षद्वीप में ये जो टॉलरेंट वाली स्पीशीज थी इनकी भी ब्लीचिंग हो रखी है, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पॉल्यूशन किस लेवल पे चला हुआ है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, लोकेशन कर पा रहे हो ना इमेजिन, इस वाले रीजन की बात हो रही है। अब गल्फ ऑफ मन्नार में अगर देखोगे, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बहुत सारे जो कोरल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, 37 टू 27.3% तक आ गए हैं
पहले 37% थी, अब कितने बचे हैं? 27% फ्रॉम 2005 टू 2021। तो बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन है। अगेन आपने गल्फ ऑफ मन्नार देखा। अब थोड़ा सा नीचे चलो, यहाँ पे आ जाओ, पार्क वेवल एरिया में। तो यहाँ पे देखा गया 2007 में 30.8% बचे हुए थे, अभी कितने बच गए? 18.7%। 2019 का डेटा दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, गोवा वाला एरिया। गोवा में एक स्पीशी मिलेगी गोनियोपोरा, ये आपके कॉरल्स की ही स्पीशीज है। तो इसका भी क्या है, नंबर जो है वो लिमिटेड हो चुका है। ठीक है, तो ये गोवा का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग ईयर्स इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे डिलिमिटेशन पे आ गया था ना कि कितनी बार हुई है, तो कितनी बार डिक्लेयर करा गया है मास ब्लीचिंग? तो अभी तक 4 बार किया गया है, 1998, 2010, 2014 टू 17 एंड फाइनली 2023 टू 24। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है। कल की ही न्यूज है, NOAA ने ये पब्लिश करा है डेटा, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा डेटा अगर आप अपने मेंस में यूज करते हो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, और क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है? अब ये साइड में ना आपको एक स्टार फिश दिखेगी, ऐसा जैसा देखा होगा आपने स्टार फिश करके, बहुत पॉपुलर है, कार्टून्स बचपन में आपने देखे होंगे, तो स्टार फिश का जरूर से दिखाया होता था। ये भी चिपकी रहती है, पर ऐसे ऐसे वॉक भी करती रहती है साथ में, वो अंदर ये प्रेशर डेवलप करती है और एक जगह से दूसरी जगह पे चलती रहती है। तो इसी की एक और स्पीशी है जिसका नाम है क्राउन ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, क्राउन ऑफ थॉर्न्स मतलब इसकी पूरी बॉडी पे क्या लगे हैं? कांटे लगे हुए हैं, थॉर्न्स लगे हुए हैं। ये भी क्या करती है, इन कॉरल्स के पास जाती है, वहां पे देखती है कि जूजेंथली कहाँ जैसे बैठी है, उसको भी खाती रहती है, और ऊपर से पॉलिप्स के साथ जाके चिपक जाती है। तो एक तरह से किसकी तरह एक्ट कर रही है? इनवेजिव स्पीशीज की तरह, जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो और रीजंस क्या मिलेंगे आपको? जो नेचुरल वाले हैं, बायोलॉजिकल इन्वेजन्स, जहां पे कोई और स्पीशी आ रही है और कॉरल्स के ऊपर जाके बैठ जा रही है टू अटेन द स्पेस। क्योंकि ये भी कैसी होती है, सीडेंट्री होती है, एक जगह पे रुके रहना इनको पसंद होता है, ऑल्दो ये मूव कर सकती हैं। तो ये भी क्या कर रही है, इन्वेजन्स कर रही हैं टुवर्ड द कॉरल्स। एक और एग्जांपल है गल्फ ऑफ मन्नार में जो देखा गया है, कैपाफाइकस एल्वारेजी, कुछ ऐसी दिखेगी आपको। तो ये भी क्या है, एक एक्सोटिक एल्गी है, और जिससे क्या हो रहा है, अगेन जो आपके कॉरल्स हैं उनको थ्रेट डेवलप हो रहा है। देन जीनोबाइटिक्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट आप पानी के अंदर फेंक रहे हो, कॉपर, हर्बिसाइड, ऑयल, ये सारा इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से सनलाइट ट्रैप नहीं हो पा रही और जूजेंथली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही। फाइनली उधर भी क्या हो रहा है, मास ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। एपिजोटिक्स, एपिजोटिक्स में क्या होगा, आपने कोई वेस्ट फेंका पानी के अंदर, उसमें कोई पैथोजन चला गया, ये पैथोजन जाएगा पहले तो पॉलिप के जो जूजेंथली थी, क्योंकि जूजेंथली क्या है, एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, जैसे पॉलिप है वैसे ही ये है, इसके ऊपर अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, जो उसका काम था फोटोसिंथेसिस का वो रुकवा देता है। तो पैथोजन्स क्या कर सकते हैं, इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो आपके कॉरल्स हैं। नाउ इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट है आपके, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कोरल रीफ को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल नंबर 1, जिसमें कॉरल्स को प्रोटेक्शन दी गई है। टोटल आप कितने शेड्यूल देखते हो? 6। प्लांट्स वाला कौन सा रहता है, जिसमें प्लांट्स के बारे में बात करी गई है? शेड्यूल नंबर 6। लास्ट वाले में कुछ प्लांट्स बोले हैं ना कि इनको आप ऐसे ही नहीं ग्रो कर सकते, पहले आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी, उस एरिया का कंडीशन चेक करा जाएगा कि वहां पे ये फेवरेबल है या नहीं। ठीक है, तो 6th वाला जो शेड्यूल होता है वहां पे आप प्लांट्स की बात करते हो, पर कॉरल थोड़ी प्लांट्स हैं, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रॉपर आप मूवमेंट्स देख रहे हो इनकी। तो दे कम्स अंडर द शेड्यूल नंबर 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें रिगरस प्रोटेक्शन दी जाती है आपके शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में थोड़ा सा मतलब फिर नीचे को डिक्लाइन कर जाएंगी, जो पनिशमेंट्स होती हैं वो भी डिक्लाइन कर जाती है, और रिगरस नेचर भी सिंपल की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। एक नोटिफिकेशन निकाली गई कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2019, एंड एक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान। इसमें बोला गया है कि हम क्या करेंगे, जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रही हैं कोरल्स के आसपास में उनको रोकेंगे, ताकि ये जो फ्रेजाइल कोस्टल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, इंडस्ट्रीज के जो एफुलेंट्स हैं उसका डिस्पोजल वहां पे ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली टेम्परेचर चेंज होगा, फिर आप वही सारी कंडीशंस इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन टेक्नोलॉजी का यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। इसकी अपीयरेंस कुछ ऐसे बनाई गई है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मछलियां भी दिख रही हैं आपको, कॉरल्स भी दिख रहे होंगे अंदर वाले एरिया में। इसको कनेक्ट किया जाता है बाहर जाके, ठीक है, और यहाँ से नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है, ताकि जितना टेम्परेचर इनको अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए
वो प्रोवाइड किया जाता है। कितनी पीएच पे ये लोग रहते हैं, मतलब ये जो एनवायरमेंट है वो रहता है, वो चेक किया जाता है। सेलिन कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। मतलब जैसा कॉरल्स को ग्रो करने के लिए पूरा एनवायरमेंट चाहिए वैसा प्रोवाइड किया जाता है बाहर से। ये देखो ये बड़ी बड़ी वायर्स जोड़ी हुई हैं, पत्थर रख दिए हैं बड़े बड़े ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, तो इसको बोलते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी। मिनरल एक्रीशन टेक्नोलॉजी भी इसको बोल देते हैं, जिससे नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करे जाते हैं कोरल्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज गल्फ ऑफ कच्छ में किया भी गया फॉर द कोरल रिस्टोरेशन, और बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी देखने को मिले। ठीक है, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इसको आप अपने एग्जाम्पल्स में जरूर लिखें। और ऐसे दिखेगा आपको ये पूरा जो व्यू है इसका। इससे थोड़ा सा एक और आता है सुपर कोरल्स। सुपर कोरल्स में क्या किया जाएगा, ह्यूमन बीइंग ब्रीडिंग करवा देंगे पॉलिप्स में। ठीक है, यहाँ पे ब्रीडिंग्स करवाई जाएंगी जूजेंथली पॉलिप, इन शॉर्ट कॉरल्स की, तो कि इनका जो नंबर है वो डबल हो सके, मल्टीप्लाई करता रहे वो विद चेंजिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन एसोसिएटेड इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन बींग्स का रोल मिलेगा। XC2 ब्रीडिंग, बाहर ले जाएंगे, वहां पे उनके पोर्स वगैरह जो भी होते हैं उनकी सप्लाई करवाते हैं और ब्रीडिंग करवा देते हैं। एक आपने कॉर्डेप के बारे में सुना होगा, ग्लोबल कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। G20 लिखा है तो ये मत सोचना 2023 की बात है, ये 2020 की G20 की बात है। ठीक है, 2020 में जो हुआ था वहां पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया जिसका नाम है कॉर्डेप, कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। अब इसको क्यों बनाया गया कि ये जो वर्ल्ड के कोरल्स हैं ये खराब हो रहे हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए उसके ऊपर ये फोकस करेगा प्लेटफॉर्म। ओवर 2/3 ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। 2/3 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, वर्ल्ड के कोरल जो हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से 2/3 जो है वो खत्म हो चुके हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। कहाँ पे बोला गया, सारा कॉर्डेप के अंडर। 90% जो ग्लोबल कोरल रीफ्स हैं वो डिसअपियर कर जाएंगे विद इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। आपको मतलब जो अगली जनरेशन है उनको मे भी देखने को ना मिले। घूम आओ टाइम से, देख आओ, डाइविंग वगैरह करो। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ICRI, इंडिया भी इसका मेंबर है। ऑल्दो इनफॉर्मल सी पार्टनरशिप है, ऐसे बाइंडिंग वगैरह कोई आपको यहाँ पे टॉपिक नहीं मिलेंगे। 1994 में इसको फाउंड करा गया था। एक कॉन्फ्रेंस होती है आपकी CBD की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कहाँ पे हुई थी फर्स्ट वाली, नायरोबी केन्या। ये पूछ लिए जाते हैं तो इनको ध्यान में रखना। उसके बाद वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट, ये चल रहा है यूरोप के अंदर। अभी आपने बायोरॉक टेक्नोलॉजी देखी, वो बेस पे जाके चल रही है जहां पे एक्चुअल में आपके कॉरल्स अवेलेबल होते हैं। यूरोप में क्या कर रहे हैं ये अब यूरोप की तो कंडीशन ही नहीं है कॉरल्स के लिए। अभी जब आपने देखा तो ट्रॉपिकल वाले एरिया में थे, और यूरोपियन कंट्रीज कहाँ आ गई मेजोरिटी, टेम्परेट वाले रीजन में। तो वहां पे तो टेम्परेचर कंडीशन है ही नहीं, इन्होंने अंदर ही ओशन लाइक कंडीशंस प्रोवाइड कर दी हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉरल्स। तो इनकी ऐसे दिखाई देंगी, वो देखो ऊपर रस्सियों से बांधा हुआ है प्रॉपर। तो ये जो है ये यूरोपियन एक स्टार्टअप है, वर्ल्ड कॉरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट। तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट आए हैं कोरल्स पे, जिसकी वजह से ये डिग्रेड हुए हैं, तो ये दोबारा से रिस्टोर करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यूरोप ने भी ये स्टेप लिया हुआ है। फिर यहाँ से उठाए जाएंगे और वहां पे लगा दिए जाएंगे जहां पे इनकी एक्चुअल जगह है, ओशंस के अंदर। उसके बाद कोरल रीफ अलायंस है, जिसको बोलते भी कोरल ही है, कोरल रीफ अलायंस। CO फॉर कोरल, R फॉर रीफ, AL फॉर अलायंस। इंटरनेशनल NGO है जिनका मेन फोकस है कि जो लोकल कम्युनिटीज पानी के आसपास रहती हैं, कोस्ट लाइंस पे रहती हैं, उनको अवेयरनेस देना कि अपने रीफ्स को कंजर्व करें। लक्षद्वीप में जब टूरिज्म की प्रमोट करने की बात आई थी तो वहां की लोकल कम्युनिटीज ने ही पहला स्टेप लिया था कि इतने सारे लोगों को हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कोरल रीफ्स हैं वो सारी खराब कर जाएंगी, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो खराब कर जाएगा। तो ये जो NGO है कोरल नाम का, ये किस किस चीज के ऊपर फोकस करता है, एजुकेशन, अवेयरनेस, ट्रेनिंग और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को कैसे प्रमोट किया जाए, तो उन चीजों पे फोकस करता है। 15 कंट्रीज में ये फॉर नाउ काम कर रहा है जो आपका कोरल है। आपका एक छोटा सा काम है, ICRI के अंदर कितनी कंट्रीज हैं उनके बारे में आप स्टडी करोगे। पहले तो नंबर देखोगे और कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपने देखनी है। छोटा सा होमवर्क है और आपका टेस्ट भी है फ्राइडे को, तो जरूर से इसको पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद रीफ रिन्यूअल। अब ये जो ज्वाइंट प्रोग्राम है, ये किस किस का ज्वाइंट प्रोग्राम है, तो नेचर कंजर्वेंसी एंड इंटरनेशनल कोरल रीफ एक्शन नेटवर्क, ये दो जगह पे फोकस कर रहा है। एक तो यहाँ पे कैरिबियन सी और दूसरा यहाँ पे इंडियन ओशन, तो दो जगह पे फोकस है रीफ रिन्यूअल का। कैरिबियन एंड इंडियन ओशन दो जगहों पे ये काम कर रहे हैं। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क चेक रखेंगे ये कि कहाँ पे कोरल रिस्टोर हो रहे हैं, कहाँ पे खराब हो रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है किसने लिया,
ICRI ने, दैट इज इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, उन्हीं का है। पूरा एक गाइडलाइन रखेंगे जारी अपना कि कोरल रीफ की कहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे रिस्टोरेशन हो रही है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट और मैनेजर्स आएंगे फ्रॉम ओवर 80 कंट्रीज, वो सारे अपनी रिसर्च करेंगे कि कैसे इनको बचाया जा सकता है। तो दैट इज योर ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। कैंपेन्स इनिशिएटिव भी चलाए गए हैं, हेल्दी रीफ फॉर हेल्दी पीपल, ये IUCN ने चलाया हुआ है। IUCN स्टेटस पढ़ते हो ना आप कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, तो उन्हीं की ये IUCN है, उन्हीं ने ये कैंपेन चला रखी है, हेल्दी रीफ्स फॉर हेल्दी पीपल, ताकि जो कोरल रीफ है उनको बेटर एक जो कंडीशन है वो प्रोवाइड करी जाए। मतलब एक कोलैबोरेशन करी गई है बिटवीन द नेचर और दूसरा ह्यूमन वेलबींग। और लास्ट में आपका UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, तो इनका तो आपको पता ही है कि एनवायरमेंट की जहां जहां पे बात आएगी ये भी आएंगे ही। तो इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट करेंगे, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसको टैकल करने की ट्राई करेंगे। और लास्ट नॉट द लीस्ट आपका गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर। और इनका तो जो गोल का ना इमेज दे रखा है UNDP की साइड पे, वो यही दे रखा है, नीचे कोरल्स दिखाए हैं, ऊपर टॉर्टोइस दिखाया हुआ है।